44 की उम्र में दुनिया ने मुझे एहसास दिलाया कि मेरे सपनों की एक्सपायरी डेट आ चुकी है। अलमारी के कोने में पड़े कैनवास और रंगों पर धूल की परत उतनी ही मोटी होती जा रही थी जितने मेरे दबे हुए सपने थे। समाज ने कहा, अब तुम्हारी उम्र ये सब करने की नहीं रही। पड़ोसियों ने मजाक में कहा, बच्चे सेटल हो गए, अब आराम करो, भजन कीर्तन में मन लगाओ। परिवार वालों ने पूछा, इस उम्र में ये सब करके क्या ही मिल जाएगा? और एक पल के लिए मैंने उनकी बात मान भी ली थी। मैंने मान लिया था कि मेरी दुनिया अब उस खाली कैनवास की तरह ही बेरंग रहने वाली है। अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है, अगर आपको भी लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, तो यह कहानी आपके लिए है। यह कहानी है सुधा की, और शायद कहीं ना कहीं ये आपकी भी कहानी है। सुधा की दुनिया सुबह की चाय, अखबार की खबरों और घर के कभी ना खत्म होने वाले कामों में सिमट कर रह गई थी। बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे। घर बड़ा था, पर उसका खालीपन उससे भी ज्यादा बड़ा था। दीवारों पर टंगी तस्वीरें उन दिनों की याद दिलाती थीं, जब घर बच्चों की हंसी से गूंजता था। अब उन्हीं दीवारों पर खामोशी का पहरा था। सुधा अक्सर उन खामोशियों से बातें करती, उन्हें अपनी दिन की कहानी सुनाती। किसी शादी ब्याह में जब कोई रिश्तेदार मिलती तो बातों बातों में ताना कस देती, क्यों सुधा, अब तो दिन भर खाली रहती होगी। हमारा तो देखो, पोते पोतियों में ही दिन कट जाता है। कोई कहता, अब तो तुम्हारी ऐश है, बस खाओ पियो और आराम करो। ये शब्द तारीफ कम और सुधा के वजूद को नकारने की कोशिश ज्यादा लगते थे। उसे लगता था जैसे वो घर का कोई सामान हो, एक कुर्सी या मेज की तरह, जिसकी जिम्मेदारी अब पूरी हो चुकी है। उसे अपना कॉलेज का वो जमाना याद आता जब उसके हाथ में ब्रश और सामने रंगों की प्लेट होती थी, जब वो कैनवास पर सिर्फ तस्वीरें नहीं, अपने सपने उकेरा करती थी। पर अब वो सब एक धुंधली याद थी, एक ऐसा सपना जिसे वो खुद ही भूल जाना चाहती थी। एक दोपहर दिवाली की सफाई करते हुए सुधा को एक पुराना संदूक मिला। उसमें शादी की साड़ियों के नीचे दबी एक फटी पुरानी स्केचबुक थी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, पर उन पर बने चारकोल के स्केच आज भी जैसे सांस ले रहे थे। किसी पन्ने पर झील का किनारा बना था, तो किसी पर एक बूढ़े आदमी का मुस्कुराता चेहरा। हर स्केच के नीचे तारीखें और छोटे छोटे नोट्स लिखे थे। वो पन्ने पलटती गई और अपने अतीत में खो गई। उसे वो लड़की याद आ गई जो घंटों बस चित्र बनाती थी, जिसे रंगों से प्यार था। उस स्केचबुक के आखिरी पन्ने पर एक अधूरा चित्र था, एक पंछी का जो पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उस अधूरे पंछी को देखकर सुधा को लगा जैसे वो अपनी ही तस्वीर देख रही हो। बरसों से दबी एक चिंगारी फिर से सुलग उठी। दिल के किसी कोने से एक आवाज आई, क्या सब कुछ सच में खत्म हो गया है? अगले ही पल डर और शक के बादलों ने उस चिंगारी को बुझाने की कोशिश की। पागल हो गई हो क्या सुधा? उसने खुद से कहा। इस उम्र में अब ये सब कौन करता है? हाथ कांपते हैं, नजर कमजोर हो गई है। कहां वो कॉलेज वाली फुर्ती और कहां अब ये थका हुआ शरीर। उसे पड़ोसन के ताने याद आ गए। लोग क्या कहेंगे? कहेंगे बुढ़ापे में जवानी सूजी है। उसे अपने पति का चेहरा याद आया, जो शायद कहेंगे, ये सब बचपना है, अपनी उम्र का तो लिहाज करो। ये डर, ये लोग क्या कहेंगे का शोर उसके दिल से उठती उस धीमी आवाज पर भारी पड़ रहा था। उसने स्केचबुक को वापस उसी संदूक में बंद कर दिया, मानो अपने सपने को एक बार फिर से दफना रही हो। उसने फैसला कर लिया, ये सब सोचना भी बेकार है। जिंदगी जैसी चल रही है वही ठीक है। उस रात सुधा सो नहीं पाई। एक अजीब सी बेचैनी उसे जगाए हुए थी। देर रात उसकी बेटी का वीडियो कॉल आया, जो दूसरे शहर में पढ़ती थी। बेटी ने अपनी माँ का उतरा हुआ चेहरा देखा तो पूछ बैठी, क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है? सुधा खुद को रोक नहीं पाई। उसने बेटी को उस पुरानी स्केचबुक और अपने दिल की कशमकश के बारे में सब बता दिया। बेटी ने सब कुछ बड़े ध्यान से सुना। फिर वो मुस्कुराई और बोली, माँ, क्या सपनों की भी कोई एक्सपायरी डेट होती है? आपने हम सबके सपनों के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दी। अब जब आपके पास अपने लिए वक्त है तो आप डर क्यों रही हैं? बेटी की आवाज में शिकायत नहीं, बल्कि गर्व और सहारा था। उसने कहा, माँ, आप बस शुरू तो करो, मैं हूं ना आपके साथ। वो एक दोस्त की तरह, एक गाइड की तरह बात कर रही थी। उसी रात बेटी ने ऑनलाइन कुछ अच्छे कैनवास, रंग और ब्रश ऑर्डर कर दिए। सुधा के लिए यह एक इशारा था, एक उम्मीद की किरण।
उसे एक ऐसा साथी मिल गया था जो उस पर यकीन करता था। कुछ दिनों बाद जब आर्ट सप्लाई का डिब्बा घर आया तो सुधा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से डिब्बे को खोला। नए रंगों की महक उसे सालों पीछे कॉलेज के दिनों में ले गई। उसने डरते डरते एक छोटा सा कैनवास स्टैंड पर लगाया। हाथ में ब्रश था, सामने रंग थे, पर दिमाग बिल्कुल खाली था। क्या बनाए, कहां से शुरू करें? घंटों बीत गए। आखिर में उसने हिम्मत करके ब्रश को रंग में डुबोया और कैनवास पर एक लकीर खींची। पर हाय, हाथ कांप गया और लकीर टेढ़ी हो गई। उसने दूसरा रंग लगाने की कोशिश की, पर वो पहले वाले से मिलकर कुछ और ही बन गया। कुछ ही देर में वो खूबसूरत सा सफेद कैनवास रंगों के एक भद्दे धब्बे में बदल चुका था। सुधा की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा शायद सब सही ही कहते थे, ये मेरे बस का नहीं है। वो सब कुछ समेट कर उठने ही वाली थी कि उसे अपनी बेटी की बात याद आई। माँ, आप बस शुरू तो करो। उसने आंसू पोंछे और एक गहरी सांस ली। ये पहला कदम था, एक लड़खड़ाता हुआ लेकिन एक बेहद जरूरी कदम। सफर शुरू हो चुका था और यह बिल्कुल भी आसान नहीं था। एक तरफ दुश्मन थे, कभी पति के रूप में, जो कहते, अरे ये क्या पूरे घर में गंदगी फैला रखी है, तो कभी उन रिश्तेदारों के रूप में जो घर आकर कहते, वाह सुधा बहन जी, नया शौक पाल लिया है। पर सबसे बड़ा दुश्मन तो कहीं बाहर नहीं, उसके अपने अंदर ही था। उसका आत्मसंदेह, जो हर बिगड़ी हुई पेंटिंग के बाद कहता, देखा, मैंने कहा था ना, तुमसे नहीं होगा। लेकिन इस लड़ाई में वो अकेली नहीं थी, उसके सहयोगी भी थे। उसकी सबसे बड़ी साथी थी उसकी बेटी, जो हर रोज फोन करके पूछती, आज क्या बनाया माँ, और हर अधूरी बिगड़ी हुई तस्वीर की भी तारीफ करती। दूसरा साथी बना वो ऑनलाइन आर्ट फोरम, जहां उसने अपनी पेंटिंग्स पोस्ट करना शुरू किया। वहां अजनबियों ने उसका हौसला बढ़ाया, उसकी गलतियां बताईं और सुधारने के तरीके भी सुझाए। एक और सहयोगी था शहर के नुक्कड़ पर आर्ट सप्लाई की दुकान वाला बूढ़ा चाचा, जो सुधा को रंगों को मिलाने की तकनीक और सही ब्रश इस्तेमाल करने के नुस्खे बताता। इन छोटी छोटी जीतों और इन सहयोगियों के सहारे सुधा धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हर ताना उसे और मजबूत बना रहा था और हर तारीफ उसके हौसले को और बढ़ा रही थी। वो अब सीख रही थी, सिर्फ पेंटिंग ही नहीं, बल्कि दुनिया की परवाह किए बिना अपने लिए जीना भी। एक दिन शहर की आर्ट गैलरी ने शौकिया कलाकारों के लिए एक प्रतियोगिता की घोषणा की। थीम थी नई शुरुआत। सुधा की बेटी ने उसे इसमें हिस्सा लेने के लिए बहुत मनाया। पहले तो सुधा ने साफ मना कर दिया, अरे कहां मैं और कहां इतने बड़े बड़े कलाकार। लेकिन बेटी की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती स्वीकार कर ली। उसने दिन रात एक कर दिए। उसने एक ऐसी पेंटिंग बनाने का फैसला किया जिसमें उसकी अपनी कहानी हो। एक मुरझाया हुआ पेड़ जिसकी एक डाल पर नई कोंपलें फूट रही थी। वो पेंटिंग में इतनी डूब गई कि उसे दिन रात का होश न रहा। सबमिशन से ठीक एक रात पहले, जब वो अपनी पेंटिंग को आखिरी टच दे रही थी, तभी उसके हाथ से पानी का गिलास फिसला और सीधा कैनवास पर जा गिरा। नई कोंपलों वाला हिस्सा पूरी तरह से बह गया। रंग फैल गए और उसकी महीनों की मेहनत एक पल में बर्बाद हो गई। उस रात सुधा टूट गई। वो जमीन पर बैठकर बच्चों की तरह रोने लगी। उसे लगा यह भगवान का इशारा है कि उसे रुक जाना चाहिए। उसने अपनी बेटी को फोन किया और रोते हुए कहा, मैं हार गई बेटा, मुझसे नहीं होगा। यह उसकी यात्रा का सबसे कठिन, सबसे अंधेरा मोड़ था। उसे लगा कि अब यहां से आगे कोई रास्ता नहीं है। फोन पर बेटी ने शांति से कहा, माँ, क्या उस पेड़ की कहानी पूरी हो गई है? शायद अभी कहानी का अंत बाकी है। बेटी के शब्दों ने जैसे जादू कर दिया। सुधा ने अपनी बर्बाद हुई पेंटिंग को देखा। पानी के धब्बे से एक नया आकार उभर रहा था। उसे अचानक लगा कि यह बर्बादी नहीं, बल्कि एक नया मौका है। उसने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगी। वो पूरी रात जागी। उसने उस बर्बाद हुई पेंटिंग को नहीं, बल्कि एक नया कैनवास उठाया। इस बार उसने एक तूफान का मंजर बनाया। एक ऐसा तूफान जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया हो। लेकिन उस तूफान के बीच से, टूटी हुई डालियों से कुछ नए अंकुर फूट रहे थे, जो पहले से ज्यादा जिंदा और मजबूत लग रहे थे। यह उसकी अपनी कहानी थी। अगली सुबह उसने वह पेंटिंग जमा कर दी। उसे जीत की कोई उम्मीद नहीं थी। वह बस अपनी कहानी को पूरा करके खुश थी। जब नतीजे आए तो उसे पहला पुरस्कार तो नहीं मिला, लेकिन जजों ने उसे स्पेशल मेंशन अवार्ड दिया। एक जज ने कहा,
इस पेंटिंग में सिर्फ रंग नहीं है, इसमें एक आत्मा है, एक संघर्ष है और एक जीत है। गैलरी में बैठे लोगों की तालियां सुधा के लिए किसी भी पहले पुरस्कार से बढ़कर थीं। यह उसकी मेहनत का इनाम था, समाज की स्वीकृति और सबसे बढ़कर खुद की नजरों में मिली इज्जत। उस प्रतियोगिता के बाद सब कुछ बदल गया। एक स्थानीय अखबार ने सुधा की कहानी पर एक छोटा सा लेख छापा। अब जब वो बाजार जाती तो जो लोग पहले ताने कसते थे वे सम्मान से मुस्कुराते। सुधा जी, आपकी पेंटिंग देखी अखबार में, बहुत सुंदर थी। वो अब सिर्फ किसी की पत्नी या मां नहीं थी, वो कलाकार सुधा जी बन गई थी। उसकी बेटी ने उसके लिए एक इंस्टाग्राम पेज बनाया जहां वो अपनी पेंटिंग्स की तस्वीरें पोस्ट करने लगी। हैरानी की बात थी कि धीरे धीरे लोग उसकी पेंटिंग्स खरीदने में भी दिलचस्पी दिखाने लगे। उसका खाली घर अब उसके बनाए चित्रों से भर गया था। हर तस्वीर एक कहानी कहती थी, उसके संघर्ष की, उसकी जीत की। उसने समाज की उस धारणा को तोड़ दिया था कि एक उम्र के बाद औरत के सपने मर जाते हैं। उसने दिखाया कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती। सुधा जी की तरह क्या आपके अंदर भी कोई सपना है जिसे आपने वक्त की धूल में दबने दिया है? क्या कोई ऐसी आवाज है जिसे आप सुनना तो चाहते हैं पर लोग क्या कहेंगे का शोर उसे दबा देता है? अगर है तो आज उस आवाज को सुनिए। हमें कमेंट्स में अपने उस सपने के बारे में बताइए। और अगर सुधा जी की यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे उस हर इंसान के साथ शेयर करें जिसे यह सुनने की जरूरत है कि अभी देर नहीं हुई है। और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।